एपिसोड 24। मेरी जिस्मानी अज़ियत में वक्त के साथ इजाफा हो रहा था। एक पहलू पर पड़ा रहने से मेरा आधा जिस्म सुन हो रहा था। मुझे सख्त प्यास लग रही थी और मेरे लिए पेशाब को रोके रखना मुश्किल होता जा रहा था। मुहाफिज को मुतवज्जो करने के लिए मैंने हलक से एक भयानक आवाज निकाली, यूं जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर छुरी फेर दी हो। हाय हाय, मैं मर गया। मुहाफिज ने अंदर झांक कर देखा। चुप करके पड़ा रहे, मरना है तो मर जा, शोर मत कर। तुझे खुदा रसूल का वास्ता, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। और मरने वाले के हलक में पानी टपकाते हैं। इस बात पर वो कुछ जज्बाती हुआ और एक गिलास में पानी ले आया। उसने सहारा देकर मेरा सर ऊंचा किया और गिलास मेरे होठों से लगा दिया। उसी वक्त बाहर शोर हुआ। मुहाफिज गिलास छोड़ के भागा। बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जरा सी देर बाद 60-70 साल का एक दुबला पतला बुढ़ा अंदर आया। उसके हाथ में सहारे के लिए असा था। वो शेरवानी से, तलफ लगे शिमले वाली पगड़ी और सफेद मूछों से एक बहुत पुराने टीवी ड्रामे वारिस का मरकजी किरदार चौधरी हशमत नजर आता था। उसके पीछे खादिम था जिसने हुक्का थाम रखा था। हुक्के की रबर वाली नलकी चौधरी के हाथ में थी। वो सख्त गुस्से में था। ओए किधर अकबर, ये क्या बदमाशी कर रहा है वो चौधरी असगर की हवेली में? मैं क्या मर गया हूं या उसने खुद को मेरा बाप समझ लिया है? कौन है ये? मुहाफिज ने मेरी तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं मालूम चौधरी जी। बकवास मत कर सुअर दे पुत्र, इधर खड़ा पहरेदारी कर रहा है और कहता है मुझे नहीं मालूम। मैंने मसलहत देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश बन गया। चौधरी अब मेरे करीब आके खड़ा हो गया था। ओए कौन है तू? उसने पूछा और कोई जवाब ना पाके बोला, क्या ये मर गया है? चलो इसको उठा के मसहरी पर डालो, हाथ पैर खोल दो इसके। दो अफराद ने मिलकर मेरे हाथों पैरों की रस्सियां खोली और मुझे उठा के बेड पर लिटा दिया। चंद मिनट तो मेरे जिस्म के सुन हो जाने वाले हिस्से में खून की गर्दिश बहाल होने से सुइयां सी चुभती रहीं। फिर रफ्ता रफ्ता सुकून और राहत का एहसास बहाल हुआ। मैंने बेहोशी के मकर का ड्रामा खत्म करते हुए कराना शुरू किया और हाथ पैर हिलाए। ओ शुक्र करो बंदा मरा नहीं, वरना मुसीबत पड़ जाती। और पानी पिलाओ उसे, होश मिलाओ। ये अकबर ने अपनी बैठक बनाई है कि थाने की हवालात? चौधरी असगर उस कुर्सी पर बैठ गया जो एक मुलाजिम ने आगे रख दी थी। चंद मिनट बाद मैंने आंखें खोल के देखा और फिल्मी अंदाज में सवाल किया, मैं कहाँ हूं? चौधरी ने हुक्के के कश का धुआं खारिज किया। ये चौधरी असगर की हवेली है। कौन है तू? कहां से आया है? मैंने कराहते हुए कहा, सलीम अहमद नाम है मेरा चौधरी साहब। मुझे बाबा रहीम बख्श के घर से उठा के लाए थे। रहीम बख्श जिसका कत्ल हुआ था परसों? जी चौधरी साहब, 2 बंदे थे, मेरे सर पर हॉकी मारी थी। यहां आह। तू उधर क्या कर रहा था? उसकी तो एक धी है, क्या नाम है उसका? रेशम ना? जी चौधरी साहब, मैं उनका मेहमान था, साहिवाल से आया था, कत्ल की वजह से रुक गया था। वो मेरे साथ रेशम को भी अगवा कर लाए थे। आप मालूम करें जनाब अली, वो यतीम बच्ची है। 2 दिन पहले उसके बाप को भी इन्हीं लोगों ने मारा होगा जो उसे उठा के लाए हैं। चौधरी खड़ा हो गया। ये क्या कह रहा है तू? रेशम को भी उठाया गया था? तूने खुद देखा था? जी चौधरी साहब, मैंने उसकी चीखने की आवाज पहले सुनी थी। आप तो गांव के मुहाफिज हैं, माई बाप है, उस यतीम लावारिस को बचा लें। बड़े चौधरी की फितरत का अंदाजा मैंने कर लिया था। हो सकता जवानी में वो भी यही करता रहा हो, मगर जैसा कि फारसी में कहते हैं, बुढ़ापे में खूनी भेड़िया भी खुदा तरस और परहेजगार बन जाता है। मैं उसको जज्बाती करने में कामयाब रहा था। अब वो धाड़ रहा था, इस बंदे को अंदर लाओ मेरे मेहमान खाने में, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, गर्म दूध दो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओए तू जरा आ मेरे साथ, मुझे पता है तुझसे बड़ा कमीना किसी माँ ने नहीं जना। मुहाफिज गिड़गिड़ाने लगा। बड़े चौधरी जी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, आपके भी और छोटे चौधरी के भी। मुझे सच सच बता दे तो तू बच जाएगा, वरना तेरी चमड़ी के जूते बनवा के मारूंगा तुझे। वो लड़की रेशम किधर है? मेरे पास लाओ उसे जहां भी है। बड़ा चौधरी अब शेर की तरह दहाड़ रहा था। एक मामूली से इत्तेफाक ने बाजी मेरे हक में पलट दी थी और वक्ती तौर पर ही सही रेशम की जान और आबरू बच गई थी। मुझे वही मुहाफिज सहारा देकर उस कैदखाने से ले गया और बड़े चौधरी साहब के मेहमान खाने में पहुंचा दिया। परेशानी मुहाफिज की सूरत से आया थी। बड़े चौधरी की नाराजगी उसके हक में इतनी खतरनाक नहीं थी जितने छोटे चौधरी की होती। मुहाफिज ने रास्ते में मुझसे सवाल किया, बड़े चौधरी को किसने बताया? यह सवाल मुहाफिज के लिए बहुत अहम था। वो जानता था कि छोटा चौधरी वापस आने के बाद सबसे पहले यही पूछेगा। मैंने कहा, चौधरी साहब ने खबरों में सुना होगा बीबीसी से। मुहाफिज इस मजाक को खाक एंजॉय करता, जबकि उसे अपनी शामत आमाल सामने नजर आ रही थी। मुझे सब पता है। मैंने कहा, तो फिर मुझसे क्यों पूछा था? सब पता है तो ये बता दो कि बाबा रहीम बख्श को किसने कत्ल कराया था? वो कमीना नहीं आया था ना आज तेरे पास, ये उसी की कारस्तानी है। मैंने तो आज किसी से शेव नहीं बनवाई,
तुम किस नाई की बात कर रहे हो? चौधरी साहब का मेहमान खाना भी एक इशरत कदा था, या रहा होगा जब आतिश जवान था। ये गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें शायद 800 या 1000 घर होंगे। मैंने इस गांव का नाम तक नहीं सुना था और नक्शे में उसके नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन इस गांव के जमींदार की हवेली के ठाट बाट शहाना थे। फर्नीचर बिल्कुल नया और मॉडर्न तो नहीं था, लेकिन खूबसूरत और कीमती था, जिसमें शीशम की बेहतरीन लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। उसके डिजाइन में कदामत और थोड़ा सा देहाती अंदाज था। यहाँ मजबूती अहम समझी जाती थी और चीजों की कदामत बायसे फख्र थी। सोफे, मेज, कुर्सियां सब उस इलाके के बेहतरीन कारीगरों ने अपनी तमाम महारत सर्व करके बनाए होंगे। पर्दे और लाइट्स भी शहर के हिसाब से पुराने डिजाइन के थे। कैदी से अचानक मैं सरकारी मेहमान बन गया था। हवेली का सरबरा अभी बड़ा चौधरी था और हुक्म हवेली में उसी का चलता था। दोपहर तक मैं नहा धो के नए कपड़े बदल चुका था और खातिर तवाज़ो के नाम पर मुझे खालिस मलाई वाले दूध में देसी घी और बादाम डाल के पिलाने के बाद मेरे सामने देसी मुर्गे की यखनी रख दी गई थी। अगर मैं वो पी लेता तो आगे दोपहर के खाने का मुरगन मरहला था। शाम तक मेरी हलाकत नजर आती थी, जिसके बाद मेरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा जाता ज्यादा खा के हलाक हुआ। मौका मिलते ही मैंने पहले दूध का 3/4 गिलास फ्लश में बहाया, फिर यखनी का। दोपहर के खाने के बाद मैं सो गया और शाम तक सोता रहा। अब मुझे रेशम की तरफ से कोई फिक्र लाहक ना थी। चौधरी साहब ने उसे भी बरामद करा लिया होगा और अंदर जनान खाने में वो भी खातिर मदारात के इसी अमल से गुजर रही होगी। मालूम नहीं सारा दिन बड़े चौधरी की क्या मसरूफियत रही कि फिर वो मेरी खबर लेने ना आया। शायद वो मुतमईन हो गया था कि अब मेरे लिए खतरे की कोई बात नहीं रही। शाम को मेरी आंख खुली तो कुर्सी पर एक जवान आदमी बैठा था। उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा और सेहत बहुत अच्छी थी। वो एक रजिस्टर देख रहा था। उसके सामने एक शख्स हाथ बांधे खड़ा था। सूरत की मुशाबहत से मैंने अंदाजा किया कि वही छोटा चौधरी होगा और मेरा अंदाजा दुरुस्त था। उसने रजिस्टर बंद करके मुलाजिम के हवाले किया और मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम खुश हो कि अब्बा जी ने तुम्हें बचा लिया? छोटे चौधरी साहब, आखिर मुझसे क्या खता हुई थी? आप मुझे बुलाते, मैं हाजिर हो जाता। मेरे लहजे ने उसके चेहरे की खशूलत कुछ कम की। सलीम अहमद, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें मशहूर हो रही हैं। तुम कहते हो साहिवाल के रिहायशी हो और टीचर हो। रहीम बख्श से तुम्हारा क्या रिश्ता था? कुछ नहीं। मेरा दादा और वो एक दूसरे को जानते थे। वो दूसरी जंग अजीम में मारा गया था। शामू ने बताया कि तुम रहीम बख्श की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। झूठ बोला उसने। अगर आपसे ऐसा कहा। झूठ तुम बोल रहे हो। तुमने नहीं कहा था उससे कि मार के इसी जमीन में गाड़ दूंगा? वो गुस्से की बात थी। बाबा रहीम बख्श को उससे शिकायत थी कि पूरा हिस्सा नहीं देता, 3/4 खुद रख लेता है और जमीन का मालिक बना हुआ है, क्योंकि रहीम बख्श मजबूर है। वो अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आता। तुम बीच में कहां से आकर खुदाई फौजदार बन के? तुमने उससे कहा था कि अब जमीन तुम काश्त करोगे, कहा था या नहीं? हाँ, ये भी कहा था। चौधरी गर्म हो गया। तुम्हारा क्या हक था उसकी जमीन पर? जब कोई रिश्ता नहीं था, क्यों आए थे तुम इस गांव में उससे मिलने? असल बात यह कि तुम उसकी लड़की रेशम के चक्कर में थे। वो रेशम की शादी तुमसे करने का फैसला कर चुका था। छोटे चौधरी, एक बाप जहां चाहे बेटी को ब्याह सकता है। ये शादी नहीं, सौदा थी। कितने पैसे लिए थे तुमने उससे रेशम के? आप शायद होश में नहीं है। सब जानते कि तुमने उसे 1 लाख में खरीदा था, उसकी जमीन भी और बेटी भी। बकवास करता है जैसा कहता है। मैंने भी धाड़ के जवाब दिया। सारा गांव जानता है कि पुलिस को तुमने 50,000 रुपए अदा किए थे। मेरा चाचा गवाह है। मैं अगर ऐसा ना करता तो रेशम के लिए बहुत परेशानी होती और लोग भी मुश्किल में पड़ जाते। और कौन? सिर्फ तुम। खुद अपनी जान बचाई है तुमने। कत्ल के इल्जाम में तुम पकड़े जाते। मैंने कहा, रेशम जानती कि कत्ल मैंने नहीं किया था। वो कैसे जानती है? क्या उस वक्त तुम्हारे साथ ही जब शामू? मेरा मतलब है कि अब मतलब बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जुबान ने खुद कातिल का नाम ले लिया है चौधरी। किसी सबूत गवाह के बगैर नाम लेने से कुछ नहीं होता। सब जानते कि रेशम ने तुम्हारे हक में बेगुनाही की गवाही क्यों दी थी। वो मजबूर थी, तुम्हें कैसे ना बचाती? तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारनी थी उसे। लेकिन तुम कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। उस थानेदार की नौकरी तो गई। देखो चौधरी, मुझे बाबा रहीम बख्श ने सब बता दिया था कि तुम उसकी लड़की के पीछे पड़े हुए हो। मैं उससे शादी करना चाहता था, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन तुम पहले से शादीशुदा हो और कौन नहीं जानता कि तुम कितने अयाश हो। इसका सबूत आज सुबह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कौन थी वो फहाशा? इस गांव की तो नहीं हो सकती, शहर से लाई गई होगी। उस हरामजादी से भी मैं निमट लूंगा। मुझे शक था उस नाई पर, लेकिन अब्बा जी को खबर पहुंचाने वाली वो तवाइफ थी। उसने फोन किया था अब्बा जी को। तेजाब से उसका चेहरा ना बिगाड़ दिया ना तो मेरा नाम भी अकबर नहीं। ये भी मेरे लिए इंकशाफ था। वो औरत तो एक तवाइफ है, जिस्म बेचती होगी किसी मजबूरी से, मगर उसमें एक मौका मिला तो नेकी भी कमाई।
तुम्हारे पास क्या है सिवाय गुनाहों के और जराइम के? तुम्हारा नामा आमाल उस तवाइफ से ज्यादा स्याह है। बकवास मत करो। रेशम को चौधरी अकबर से छीनने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। शुक्र करो कि अभी जान बच गई। रेशम को भूल जाओ और निकल जाओ इधर से। दोबारा यहां नजर आए तो कब्र भी नहीं मिलेगी कहीं। वो बाहर जाते जाते बोला, मैं ये भी बता दूंगा तुम्हारे बाप को। मैंने चिल्ला के कहा। वो दरवाजे में रुका। बता दो, मगर वो बुढ़ा कैसे बचाएगा तुम्हें या रेशम को, जो खुद मरने वाला है? बड़े चौधरी से मेरी मुलाकात 2 घंटे बाद हुई। उस वक्त में मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। ये बात अब खुलकर सामने आ गई थी कि बाबा रहीम बख्श को शामू ने कत्ल किया था। उसने छोटे चौधरी की हिमायत हासिल कर ली थी और एक तरह से वो दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर बन गए थे। अकबर को रेशम के हाथ से निकल जाने का खतरा लाहक था तो शामू को जमीन से, फिर मिल्कियत से महरूमी का। उस जमीन से वो सारा फायदा खुद हासिल कर रहा था। चौधरी अकबर ने उसे यकीन दिलाया होगा कि वो बेटी का रिश्ता तय करने से कबल ही रहीम बख्श को ठिकाने लगा दे तो सारे मामलात खुद ठीक हो जाएंगे। कत्ल के शुबे में हम दोनों का मुश्तरका हरीफ जेल जाएगा। रेशम मुझे मिल जाएगी और जमीन तुम्हारे ही पास रहेगी। मुमकिन है उसने शामू को यकीन दिलाया हो कि जमीन उसके नाम कर दी जाएगी। उनकी प्लानिंग अभी फेल हो गई थी। मैं कानून की गिरफ्त में आने से बच गया था और अभी रेशम भी चौधरी अकबर की गिरफ्त से दूर थी। लेकिन दरिया में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मोल लेना खतरनाक काम था। शामू को कातिल साबित करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसकी पुश्त पर चौधरी अकबर का हाथ था। वो खुद भी गवाही दे सकता था कि रहीम बख्श के कत्ल की रात तो शामू उसके साथ साहिवाल या लाहौर में था और इसके बरक्स रेशम की गवाही को झूठा साबित करना बहुत आसान था। वो मजबूर थी क्योंकि उसे जिंदगी मेरे साथ गुजारनी थी। बड़े चौधरी की हिमायत हासिल करना किसी सूरत ना मुझे बचा सकता था और ना रेशम को। चुनाचे बहुत सोच समझ के मैंने खुद को कमजोर फरीक तस्लीम करते हुए अपनी शिकस्त तस्लीम करना बेहतर समझा। चौधरी अकबर को यह पैगाम मिलना बेहतर था कि ना मैं उसका हरीफ हूं और ना रकीब। मुझे मौका मिला है तो मैंने जान बचा के पसपा होने का फैसला कर लिया है। रेशम जाए भाड़ में। बड़े चौधरी साहब ने मुझे रात के खाने पर शर्फे मुलाकात बख्शा। पहले वो मुझसे मेरे गांव के मुताल्लिक बात करते रहे और मैंने उन्हें वही कहानी सुनाई जो सबने सुनी थी। तूने बताया था कि साहिवाल में पढ़ाता है कहीं, फिर क्या नौकरी छोड़ देगा? नहीं चौधरी साहब, ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं। मैंने सुना था कि तू रहीम बख्श की जमीनों को संभालेगा, जो थोड़ी बहुत है। पता नहीं ऐसी बातें क्यों मशहूर हो रही हैं। मैं तो कल सुबह ही निकल जाऊंगा। रेशम का आगे पीछे कोई नहीं रहा। तो उसकी फिक्र ना कर, वो इधर भी रह सकती है। मुझसे आपके छोटे भाई साहब ने कहा था कि आप उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। चौधरी चौंका। ये अकबर के चाचे ने कहा? हाँ जी, छोटे चौधरी साहब तो खैर से पहले से शादीशुदा हैं। बड़े चौधरी ने सोचते हुए कहा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द कर सकता है 2 शादियां, और ये तो है भी नेकी। रेशम एक यतीम लावारिस लड़की है। मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। लेकिन बड़े चौधरी साहब, उसकी मर्जी? उस गरीब की क्या मर्जी? इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात उसके लिए और क्या होगी कि वो उस हवेली में आ जाए। ओए अकबर पुत्र, तुझे कोई एतराज तो नहीं होगा ना? छोटे चौधरी ने दिल की खुशी छुपाते हुए सादतमंदी से सर झुका लिया। जैसे आपकी मर्जी अब्बा जी। लो जी, मसले खत्म हो गए। सुबह मेरी गाड़ी छोड़ आएगी तुम्हें। छोटे चौधरी की आंखों में एक शातिर की फातिहाना चमक थी। रात को मैं मेहमान खाने के बिस्तर पर अकेला लेटा छत को घूर रहा था कि चौधरी अकबर नमूदार हुआ। यह अच्छा अक्लमंदी का फैसला किया तुमने मास्टर। फैसले मजबूरी कराती चौधरी साहब। हाँ, क्या फायदा होता? तुम खामखा जेल जाते और उम्र कैद तो कम से कम काटते। तुम शहरी बंदे हो, ये जमीन काश्त करना तुम्हारे लिए मुश्किल था। और रही रेशम, तो अब्बा जी ने ठीक फैसला किया। हवेली में वो ऐश से रहेगी। जाते जाते उसने मुझसे दोस्ताना अंदाज में हाथ मिलाया। कोई मसला हो तो बताओ। एक दरख्वास्त है, उस तवाइफ के जुर्म को भी माफ कर दे। वो हंस पड़ा। उसने तुम्हें बचाया, तुम उसे बचा रहे हो। चक्कर क्या है ये? उसने मुझे आंख मारी और बाहर निकल गया। मैंने बराह रास्त तसाजुम से गुरेज किया था क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत नाजुक और कमजोर थी। लेकिन अब मेरे सामने ज्यादा मुश्किल मरहला था। दरमियान में सिर्फ एक रात थी जिसमें मुझे रेशम के साथ निकलना था। उसकी जिंदगी और अपनी जान बचाने का मसला सब पर फौकियत रखता था। नौरीन का मामला पसे मंजर में चला गया था। अगर वो जिंदा थी तो उसकी तलाश की जा सकती थी। अगर वो इसी इलाके में थी तो यहां से कहीं और नहीं जा सकती थी। जैसे मुझे उसकी तलाश थी, उसे भी होगी। उसे भी उम्मीद जरूर होगी कि अगर मैं जिंदा हुआ तो इसी इलाके में मिलूंगा, वरना उसे तलाश करता हुआ आऊंगा। रेशम मेरी नई जिम्मेदारी बन गई थी। उसने नौरीन की जगह ले ली थी। उसके घर और जमीन के मामलात इतने अहम नहीं थे। मसला यह था कि मैं अपने दिल की बात उसे कैसे पहुंचाऊं। उसे तो शायद ये पता चलेगा
कि मैं सुबह जा रहा हूँ और बड़े चौधरी साहब ने भी फैसला कर दिया है कि उसकी शादी चौधरी अकबर से कर दी जाए। वो किस कदर दिल गिरफ्तार और मायूस होगी। मुश्किल ये थी कि उसे हवेली के जनान खाने में औरतों के साथ रखा गया था और बड़े चौधरी की इजाजत के बगैर उससे बात करना भी नामुमकिन था। अब शायद ये भी मुहाल था क्योंकि उसे हवेली की बहू बनाने का उसूली फैसला हो चुका था। अगर कुछ उम्मीद थी तो खुद रेशम से कि वो मुलाकात का कोई वसीला तलाश कर ले। हवेली के अंदर कोई खादिमा उसकी मददगार बन सकती थी और ऐसा ही हुआ। नामालूम रात का कौन सा पहर था जब किसी ने बहुत आहिस्ता से मेरे करीब आके मेरा नाम लिया। साहब जी, मास्टर साहब। मैं सोया नहीं था, मेरी आंखें बंद थी और मैं नीम ख्वाबदीदा सा ख्यालों के ख्वाब बुन रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो नीम तारीकी में एक साया सा दिखाई दिया जो मुझ पर झुका हुआ था। ये कोई औरत थी। उसने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का और फिर अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उठा और एक दरवाजे से निकल के बाहर आ गया। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि रेशम ने किसी खादिमा को वसीला बना लिया है और वो मुझे उसके पास ले जा रही है। रेशम हवेली के बाहर दीवार के सामने ही खड़ी थी। बाहर एक बहुत वसी सहन था जिसकी 4 दीवारी 10 फुट के करीब ऊंची थी। अंदर फलदार दरख्त, फूलों के पौधे और सब्जियां वगैरह लगी हुई थी। दाएं तरफ तवील बरामदे में गाय भैंसे वगैरह नजर आ रही थी। आखिर शब की चांदनी को बादलों के छोटे छोटे टुकड़े कुछ देर के लिए गायब कर देते थे। रेशम मुझे देखते ही फट पड़ी। सलीम, मुझे तुमसे ऐसी बुज़दिली और खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, आहिस्ता बोलो और मेरी बात सुनो। अब क्या सुनो? सब कुछ सुन चुकी हूं मैं। तुम सुबह भाग जाओगे मुझे उस चौधरी अकबर के हवाले करके। ऐसा नहीं होगा रेशम, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरी बात गौर से सुनो। मैं सुबह सबके सामने चला जाऊंगा लेकिन रात को मैं लौट कर आऊंगा। तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहां आ सकोगी? मैं जरूर आऊंगी। मैंने खादिमा को वसीला बना लिया है। अंधेरा हो जाने के बाद मैं 10 बजे तुम्हारे कमरे में मिलूंगा। सुबह तक हमें निकल जाना है। हम कहाँ जाएंगे इसकी तुम फिक्र मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा, मगर अभी मेरी बात पूरी भी न हुई थी कि 2 तरफ से 4 अफराद जैसे दीवार में से निकल आए। उनमें चौधरी अकबर भी था। तेरी ये हिम्मत 2 कौड़ी के मास्टर, मेरी होने वाली बीवी को वरगला रहा है। चौधरी ने चीख कर कहा और उसके साथ ही लाठी उठा ली। मैंने उसके वार को हाथ से रोक लिया। 2 तरफ से 4 हाथों ने मुझे पकड़ लिया। रेशम चिल्लाई, अकबर छोड़ दो इसे। अकबर ने उसको कलाई से पकड़कर घसीटा। हरामजादी, यार के साथ भागना चाहती थी। हवेली में हंगामा हो गया। सारी लाइट जला दी गई थी। हमें मुजरिमों की तरह अंदर ले जाके बड़े चौधरी के कदमों में फेंक दिया गया। वहां एक औरत पहले से बेसुध पड़ी थी। ये वही खादिमा थी जिसने रेशम की मुझसे मुलाकात करवाई थी। एक नजर में मुझे अंदाजा हो गया कि उसे मार दिया गया है। बड़े चौधरी साहब फरत गजब से आतिशफिशा बने बैठे थे। अब मुझे अपने अंजाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। रेशम की चीखों पुकार कोई नहीं सुन रहा था। अब वो मेरे लिए रहम की भीख मांग रही थी। बड़े चौधरी साहब की अदालत से मेरे खिलाफ सजाए मौत का फैसला सादर होने ही वाला था कि बाहर से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। किसी ने एक दर्दनाक चीख मारी।